गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट जो है हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं सहसंयोजक बंध। तो कुछ एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक कार्बन चेन सी इस तरह से, और यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई एक समूह जोड़ दिया, दूसरा समूह जो कार्बन से भिन्न है। तो अब क्या होता है कि जब सहसंयोजक बंध में इस तरह से दूसरा समूह जुड़ता है, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में यदि फर्क होता है तो क्या करता है, इनके बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचेगा, और खींचने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ पे पहले था, सेंटर में था, दोनों के बीच में था, वो क्या होता है थोड़ा सा उस अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ सरक जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है अपनी पुरानी स्थिति को छोड़ करके एक दूसरी स्थिति में चला जाएगा। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से जो डबल बॉन्ड होते हैं, अब इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, किसी भी एक कार्बन परमाणु पर या किसी भी दूसरे परमाणु पर ये क्या करता है, टूट जाता है, टूट करके यहाँ चला जाता है, ये लोन पेयर के रूप में इस तरह से, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या है, टूट जाता है ऐसा। इस स्थिति में भी आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसकी पुरानी स्थिति इन दो कार्बन के मध्य थी, अब वो क्या हो गया, वो टूट करके कहाँ चला गया, किसी एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित हो गया। मतलब उसकी स्थिति बदल गई। और कुछ स्थिति ऐसी भी बन जाती है, देखिए जैसे मान लीजिए एक और हम ले लें सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है, ये डबल बॉन्ड पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में हो जाएगा, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब यहाँ पर भी देख लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड था, अब उस बॉन्ड में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन युग्म रहा होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ है, यहाँ से टूट के चला गया इधर, मतलब उसका जगह बदल गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी मूल स्थिति से जो है हट करके दूसरी जगह पे जा रहा है, उसका स्थान जो है वो बदल जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। आगे इसको हम देखेंगे। तो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसमें अलग अलग इफेक्ट पैदा होते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है ये दो तरीके का होगा, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट जो होता है ये किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई सा भी अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट की उपस्थिति में ये इफेक्ट पैदा होते हैं। और जब तक अटैकिंग रिएजेंट उपस्थित होगा, उसके समीप होगा या उसके संपर्क में होगा, तब तक ये इफेक्ट जो है वो काम करेगा। और जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट उस समूह से, उस यौगिक से दूर चला जाता है, तो उसका प्रभाव जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है टेम्परेरी। दूसरी तरफ होता है परमानेंट इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट ऐसे इफेक्ट होते हैं जो परमाणु में या यौगिक में हमेशा उपस्थित होते हैं, चाहे रिएजेंट हो चाहे ना हो, रिएक्शन हो चाहे ना हो, वो जो इफेक्ट है उसमें हमेशा उपस्थित रहेगा ही, हमेशा उसमें एक्टिव रहेगा ही, इसीलिए उसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। और ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन। और इसी तरह से जो टेम्परेरी होता है वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो इन सारे इफेक्ट को हम वन बाय वन एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, या जिसको हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। तो आइए समझते हैं प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है आई इफेक्ट, या इसी को स्थानांतरण प्रभाव, संचरण प्रभाव, कई तरह से जानते हैं हम, या फिर इसी को हम शॉर्ट में आई इफेक्ट भी बोलते हैं। उसकी परिभाषा होगी, किसी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण होने वाले इलेक्ट्रॉन विस्थापन को प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन चेन होता है।
तो यहां पर आप किसी अणु की जगह आप यहां पर कार्बन चैन भी ले सकते हैं, कार्बन चैन बोल सकते हैं, कार्बन श्रृंखला। यहां से इसकी जगह हम कार्बन श्रृंखला ले लेंगे। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी कार्बन श्रृंखला में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के कारण होने वाले इलेक्ट्रॉन विस्थापन को प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब यहां पे देखिए एक वर्ड आया है कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में या किसी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध ये क्या होता है? तो आपको याद होगा जो सहसंयोजक बंध होता है वो दो तरीके का होता है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं सहसंयोजक बंध, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये दो तरीके का होता है, पहला और दूसरा। एक होता है पोलर, इसको बोलते हैं पोलर, और दूसरा होता है नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, या इसी को बोलते हैं ध्रुवी और अध्रुवी। पहले हम नॉन पोलर को देख लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन, और ये दूसरा क्लोरीन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और इस तरह से एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा ये होता है क्लोरीन में, इस तरह की बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए क्या होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहता है, ऐसा। ठीक है, और इस वजह से इनमें किसी तरह का कोई भी चार्ज उत्पन्न नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ यदि हम देखें, हम लेते हैं एक H, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक Cl ले लीजिए, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी क्या होगी, इस तरह से साझेदारी होगी और दोनों में क्या बनेगा, एक सहसंयोजक बंध बनेगा। अब दोनों में क्या होता है, इसके और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को यदि हम देखें तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत फर्क होता है। इस वजह से क्या होता है, साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम होता है उसकी ओर वो सरक जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जो अणु होता है वो ध्रुवित हो जाता है। तो इस तरह से जब सहसंयोजक बंध जो है ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर होता है, तो वहां पर बनते हैं पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड मतलब जिसमें अलग अलग पोल्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, अलग अलग ध्रुव होते हैं, इसी वजह से उनको बोला जाता है पोलर, या उसी को हम बोलते हैं ध्रुवी। ठीक है, अलग अलग ध्रुवों का होना। और ऐसे सहसंयोजक बंध जिसमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता तो ये हो जाते हैं अध्रुवी, इनमें किसी तरह का कोई ध्रुव नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन पोलर। तो किसी भी सहसंयोजक अणु में या किसी भी कार्बन श्रृंखला में जब इस तरह के पोलर मतलब ऐसे सहसंयोजक बंध उपस्थित हो तो इनकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता है, और इसी को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव या आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं और इसको और सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए, जब कार्बन श्रृंखला से भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, मतलब ऐसा तत्व जुड़ा हो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता भिन्न हो, अलग हो, तो जब ऐसा कोई तत्व जुड़ा होता है तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन हो जाता है, इसे प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहीं पर ले लेते हैं एक कार्बन चैन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये इस तरह से एक कार्बन चैन हमने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक समूह जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जोड़ दिया A। ठीक है, वो एक समूह हो सकता है, एक परमाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन चैन से हमने एक समूह को जोड़ दिया है और ये समूह की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, भिन्न है। ठीक है, कार्बन चैन से इसकी जो ऋणात्मकता है वो अलग है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, ये इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, ये या तो अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, यदि ये स्ट्रांग हुआ तो अपनी ओर खींचेगा, और यदि ये वीक होता है तो क्या करता है, अपने से दूर धकेलेगा। दोनों कंडीशन हो सकते हैं, अपनी ओर खींच सकता है और अपने से दूर भी धकेल सकता है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, अब ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड कैसा हो गया, ये भी सहसंयोजक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड क्या हो गया, ध्रुवी हो गया। ठीक है, ध्रुवी हो गया, इसमें अलग अलग ध्रुव पैदा हो गए। अब इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये जो कार्बन चैन होगा इसमें भी ध्रुवण होगा, ये भी क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको ये अपनी ओर खींच लेगा।
अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज उत्पन्न होगा इससे कम होगा। जैसे मान लीजिए इसको नंबरिंग हम कर लेते हैं 1 2 3 4, तो पहले नंबर पे कार्बन पे जितना भी आवेश पैदा हो रहा है उससे कम आवेश पैदा होगा दूसरे नंबर के कार्बन पे, तो इसको हम इस तरह से डबल पार्शियल बना लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये जो जैसे ये ध्रुवित हो जाएगा तो वो तीसरे वाले को खींचना शुरू करेगा, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर ये खींचा जाएगा, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी फिर से धनावेश पैदा हो जाएगा। तो यहां पर का जो धनावेश है वो इससे कम होगा, मतलब ये इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। क्लियर। तो क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही ये तत्व जुड़ा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या थी, अलग थी, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इस बॉन्ड का क्या हुआ, ध्रुवण हो गया, ये ध्रुवी सहसंयोजक बंध में बदल गया। इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड होता है यहां से फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से इस पर भी पार्शियली धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज धनावेश उत्पन्न होता है, फिर क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू करेगा, तो उसकी वजह से ये जो कार्बन है इस पर भी धनावेश पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो उसकी पुरानी जगह से अपनी ओर वो खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मूल स्थिति से सरक करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। और यहाँ पे आप ध्यान देखिए कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसी की ओर जाए, इलेक्ट्रॉन उधर से भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे सी 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 सी, ये अब हमने यहाँ पे एक दूसरा समूह जोड़ दिया है बी मान लीजिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वहीं बे जाए, उधर से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन दोनों के कंपैरिजन में मान लीजिए कार्बन ज्यादा स्ट्रांग हो गया, कार्बन स्ट्रांग हो गया तो क्या करेगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर अब माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चालू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दोनों दिशाओं में विस्थापित हो सकते हैं, लेकिन जो समूह उससे जुड़ा हुआ है, जो परमाणु उससे जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस दिशा में होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है या जिसको हम बोलते हैं आई इफेक्ट, ये दो तरीके का होता है। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट या इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। अब ये कैसे होता है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कार्बन चैन है और कार्बन चैन से जुड़ा हुआ जो समूह है, ठीक है, कार्बन चैन से जो समूह जुड़ा हुआ है उसकी यदि इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन या हाइड्रोजन से कम होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो समूह जुड़ा हुआ है कार्बन चैन से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि कार्बन और हाइड्रोजन से कम है तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण करता है, वो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको अपने से वो दूर धकेलता है। इसीलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो जब ऐसे समूह जुड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने से दूर धकेलते हैं, और जब दूर धकेलते हैं तो वहां पे उत्पन्न होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। उसी तरह से मान लीजिए ऐसा कोई समूह जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन हाइड्रोजन से अधिक है, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो शो कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होंगे, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको क्या करेंगे, ये अपनी ओर खींचेंगे, और अपनी ओर खींचेंगे तो उससे जो इफेक्ट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट या निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। चलिए ये ग्रुप कौन कौन से है इसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट डालने में आते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन आयन हो गया और एस्टर आयन हो गया। इसके बाद होता है आपका टर्शरी एल्किल, फिर सेकेंडरी एल्किल, फिर प्राइमरी एल्किल जो होता है। प्राइमरी एल्किल के बाद आपका होगा एथिल, और एथिल के बाद लास्ट में होता है आपका मिथिल। ठीक है, तो इस तरह से इनका वरीयता का क्रम चलता है। जो ऑक्सीजन आयन है या एस्टर समूह होते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। और उसके बाद जो टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी जो एल्किल्स होते हैं
उनमें इलेक्ट्रॉन रेपेलिंग कैपेसिटी जो होती है उनसे थोड़ी कम होते जाती है, और सबसे कम होता है आपका एथिल में और उसके बाद मेथिल में। तो यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, एथिल और मेथिल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एथिल का अधिक और मेथिल का कम होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि यदि कार्बन की संख्या ज्यादा हो, मतलब बड़ा कार्बन चैन हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की जो ताकत होगी वो ज्यादा होगी, और यदि कार्बन की संख्या कम हो, ठीक है, तो वो जो है कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलेगा। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ये ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलते हैं, और इस तरह से होता है उनका वरीयता का क्रम। दूसरी तरफ हम देखें माइनस आई इफेक्ट वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, अपनी ओर खींचने वाले, सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है आपके टर्शरी एमीन में, उसके बाद होगा आपका सेकेंडरी एमीन, फिर अमोनिया, फिर नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, फिर एसिड, फिर हेलोजन। हेलोजन में आप सबको ले सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको, और उसके बाद हाइड्रोक्सी समूह, और सबसे कम जो होता है वो होता है बेंजीन में होता है, और ये भी आपका माइनस आई इफेक्ट पैदा करता है, और इनका वरीयता का क्रम इसी तरह से होता जाता है। तो इस तरह से ये जो विभिन्न ग्रुप हैं जब ये कार्बन चैन में जुड़ते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से ये तय होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि अपने से दूर भेजेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, जब अपने से दूर धकेलेंगे तो प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक, तो इस तरह से जो प्रेरणिक प्रभाव है उसको हम दो तरह से बांटते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, कि ये जो प्रेरणिक प्रभाव है किसी भी अणु के या किसी भी यौगिक के किन किन गुणों को किस तरह से प्रभावित करता है। और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही से क्वेश्चन उठा करके पूछते हैं। तो नेक्स्ट सेशन आप जरूर अटेंड करें, और आज के लिए इतना ही, और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।